ऐसा सा लगता है कि जब आपसे कोई 10 साल छोटा हो और आप उसको याद कर रहे हैं। ये इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आई एम 60। मैं उस एज में हूँ कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हम असर में से कोई पास ऑन कर गया है, हमारा कोई सीनियर चला गया। लेकिन समबडी जो आपके छोटे भाइयों की तरह हो, उसके साथ ये हो इस तरह, एक तो उसका जाना बड़ा नेचुरल और जो जाने का तरीका तो बहुत ही तकलीफ थे। सो इट्स नॉट अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन जिसको आप कहते हैं कि हम करें। आमिर भी बैठे हुए हैं, तो आमिर का घर हमारा एक डेरा होता था। तो बिकॉज आमिर वॉज हैप्पीली डिवोर्स्ड, तो खुला घर हर वक्त हमारे पास एक्सेस होता था। सो तमाम शादीशुदा दोस्त और तमाम करीबन डिवोर्स वाले दोस्त यहाँ इकट्ठे हो जाते थे आमिर के घर में। तो अरशद इस मामले में सुपर एंड आउट था। तो वहाँ बातें करनी, मजाक करना और हर वक्त एक एक रौनक। तो हम तो फ्रैंकली जब मैं सोचता हूँ तो उसका एक स्माइलिंग चेहरा नज़र आता है, बड़ा शर्मीला सा था और कोने में बैठ के गप्पे मारता था। बल्कि आमिर कहते थे, यार ये अरशद को अगर बुलवाना ना, इसके आगे कैमरा ऑन करो फिर बोलेगा, अदरवाइज वो कम बोलता था, और जब बोलता था सारे सुनते थे। आई थिंक 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है और अल्टीमेटली हर चीज़ बिकम्स अ पिक्चर ऑन द वॉल। हम लोग भी एक दिन पिक्चर ऑन द वॉल हो जाएंगे अपने अपने घरों में। अरशद का फ़र्क सिर्फ ये है कि वो तमाम घरों में एक पिक्चर ऑन द वॉल बन गया है। लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि डस्ट ऑफ टाइम सेटल करनी शुरू कर देती है, जितना मर्जी हम करें। सो हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है। जो भट्ट साहब कह रहे थे कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, बिल्कुल हम गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन हर गुजरता जो महीना है ये इन अ वे विक्ट्री है उस तमाम इशू पे, और हमारी शिकस्त है। ये स्टेजेस में आ रही है, शिकस्त एक दिन में नहीं आती। बात हो रही है कि अगर इंटरनेशनल हम यूएन के पास मजबूर करते हैं एक इंक्वायरी का एंड एवरीथिंग, और हम देख रहे हैं सिरा कीनिया में एक खेल ख़त्म हुआ था। बात यह शुरू कहाँ हुआ था? किसके कहने पे अरशद को निकलना पड़ा पाकिस्तान से? किसने हरास किया? कौन से 2 लोगों ने आके दुबई में उससे बात की? सब कुछ है। आई थिंक हमारा फोकस कम अज़ कम पाकिस्तान के एंड से होना चाहिए। इट्स टाइम वी स्टार्ट टेकिंग नेम्स। सबको पता है कि फॉर्मर DGI से जनरल फैज़ का इशू था अरशद के साथ। हमारे तमाम रेजोल्यूशंस में आई थिंक वक्त आ गया है कि जनरल फैज़ का नाम होना चाहिए, कि हमें जनरल फैज़ को इस इंक्वायरी में शामिल करवाएं बाय नेम। ये जिसको कहते हैं ना पुसी फुटिंग अराउंड द इशू, ये नहीं चलेगा। उसका नाम हमें चाहिए, उसका हमें बयान चाहिए, क्या पूछें उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। हमें गवर्नमेंट बताए वो 2 लोग जो UAE में थे कौन लोग थे, UAE के ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे, हुए उनकी आइडेंटिटी पता है गवर्नमेंट को। इसके लिए UN का मिशन नहीं चाहिए, इसके अंदर एक सीरियस रिजॉल्व चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम स्पेसिफिक्स में जाके मुतालबे करें। जब तक हम जनरलिटी में सवाल उठाएंगे, हमें जनरलिटी में इवेसिव आंसर्स मिलेंगे। So we need to get more aggressive, more to the point, and very unforgiving in matter of Arshad. वरना कल अरशद था, मैं हो सकता हूँ, आमिर हो सकता है, anybody can be next। कितनी बारी हमने पहले काले बैंड्स लगाए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन शायद कुदरत ने इतना बड़ा नाम दिया सहाफ़त को कि वो रैली क्राई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई और होता तो शायद इतना बड़ा इशू बनता ना। सो मे बी दिस इज़ टाइम कि ये इसको एक टर्निंग पॉइंट बनाया जाए और इस ट्रेजिडी में से, इस दुख में से एक पॉजिटिव ये निकाला जाए कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, ये एक रेड लाइन बन जाए जर्नलिज्म के लोगों के साथ जो हो रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू गेट वेरी स्पेसिफिक इन आवर रेजोल्यूशंस ऑल्सो। वी शुड नेम एंड शेम पीपल, वी शुड आस्क क्वेश्चंस वेरी डायरेक्टली, बजाय इसके कि हम दाएं बाएं करें। और जहाँ तक प्रोसीडर ये हरासमेंट का वाले, देखिए आई वाज मेंबर जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी, जब हम नेगोशिएट कर रहे थे लास्ट गवर्नमेंट के साथ ये लॉज के ऊपर, जब ये वो बन रही थी आपकी मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बन रही थी, तो इवन फेक लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं थी, और उसके ऊपर हमने इनको पूरा एक बना के दिया डिफरेंट दुनिया के लेके एग्जांपल्स
and we could not agree with the government के फेक लॉ की फेक गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे खड़ी है उसको उधर से उठा ये NF403 जिसकी गाड़ी है वो जरा हटवा दें, वो जरा बाहर जाके वो ब्लॉक कर रही है किसी की कार NF403. सो बाकी चीज़ें तो होंगी. आई डोंट वांट टू डिल्यूट कि जो अरशद पे बात हो रही है. और जहाँ तक डिजिटल हरासमेंट का, आई थिंक एक तो हमें डिजिटल कैपेसिटी बढ़ानी होगी जर्नलिस्टों की. ऑर्गेनाइजेशंस तो कुछ नहीं कर रहे. मे बी हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, PFUJ है, बाकी हैं, यही कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दें, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर दें, डेटा माइनिंग. और मेरे पास कई बच्चे आते हैं एंड द यंग रिपोर्टर्स, उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग डेटा माइनिंग की नहीं है. सो अनलेस यू डोंट नो कि डेटा माइनिंग कैसे करनी है, तो आप डिजिटल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन का फ़ायदा ही नहीं उठा सकते. और बाकी हरासमेंट तो आई थिंक गरीदा की बात बिल्कुल ठीक थी कि इसको ट्रोलिंग कहना ट्रिवलाइज करने वाली बात है. जैसे वो सेक्शुअल वायलेंस के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, तो उसको कह देते हैं जिनसी ज़्यादती. जिनसी ज़्यादती नहीं है, उसको कहें जना है, उसको कहें जना बिल जबर है. वो जिनसी ज़्यादती करके आप उसका डाइल्यूट करते हैं इम्पैक्ट. सो आई थिंक वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और हम तो कमाते ही लफ्ज़ों का खाते हैं, या लिखते हैं या बोलते हैं. सो आई थिंक हमारा तो रिस्क लगा हुआ है लफ्ज़ के साथ. तो हमसे ज़्यादा हुर्मत ना किसी को पता है, ना शायद होनी भी चाहिए. सो आई थिंक वी शुड, अब जो हम जितने रेजोल्यूशंस बनाएं, जितने हम अपने मुतालबात करें, हमें तमाम चीज़ों में बड़े डायरेक्ट करने चाहिए, नाम लेके करने चाहिए, और स्पेसिफिक सवाल उठाने चाहिए. बिकॉज जैसे जरी साहब ने बताया था ना, रफजल साहब भी भट्ट साहब भी कह रहे थे कि बड़ी वेग चीज़ें हैं. वो वेग चीज़ में हमेशा फ़ायदा रियासत का और डिपार्टमेंट्स का होता है. वो डिलिबरेटली वेग है, वो वेग बाय चांस नहीं है, वो वेग बाय डिज़ाइन है. बिकॉज उनको वेग रखा जाता है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी. इसी तरह ये जो है वायलेंस को हरासमेंट कह देना, ट्रोलिंग कह देना. सो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा. और ऑल आई वांट टू से अबाउट अरशद इज के we've lost a very fine young man, we've lost a brother. We should not lose hope. और बड़ा हमें एग्रेसिवली स्पेसिफिक डिमांड्स में जाना चाहिए, वरना आई एम टेलिंग यू वक्त के साथ साथ ये सिर्फ तकरीरें रह जाएंगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा. बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू वेरी मच.